Hello everyone, this is Priya. I welcome you all here in my YouTube channel. Hopefully you all are healthy and fine. As we all know, our exams have been postponed and we are facing lockdown again. But we have to continue our preparation. In this way, we can make better use of this time. So here I am going to start a series of science topics for class 6 to 8 NCERT, which will also be useful for aspirants who are preparing for UP Junior Added exam, UP TET, CTET or any other teaching exams where science is a part of syllabus. So let's start. Today our topic is science in our daily life, यानी कि दैनिक जीवन में विज्ञान. क्योंकि हम विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये जान लेना आवश्यक है कि हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान की क्या भूमिका है. क्योंकि जब भी हम किसी विषय को पढ़ते या समझते हैं तो अगर हम उसे अपने दैनिक जीवन से जोड़ कर देखते हैं तो उस विषय को हम गहराई से समझ पाते हैं और हमें सीखने में भी मज़ा आता है. तो आइए शुरू करते हैं. और शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या सीखने वाले हैं. तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि दैनिक जीवन में विज्ञान की क्या भूमिका है, विज्ञान ने किस तरह से हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावित किया है, और साथ ही हम जानेंगे कि परंपरागत और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान की क्या भूमिका है. साथ ही विज्ञान के दुरुपयोग से क्या समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं और वैज्ञानिक खोजों में भारतीय और विदेशी वैज्ञानिकों का क्या योगदान है. तो आइए अब शुरू करते हैं. तो विज्ञान की शुरुआत उत्सुकता से होती है. हम मनुष्यों में एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है ना कि हम अपने आसपास घट रही घटनाओं के बारे में जानने के लिए उत्सुक होते हैं. एक बच्चा था जो अपनी माँ से हमेशा पूछता रहता था कोई ना कोई सवाल. उसके मन में हमेशा सवाल उठते रहते थे. वो पूछता रहता था अपनी माँ से. वो पूछता था कि माँ, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी कैसे बन जाता है? माँ, मैं कोई भी चीज़ ऊपर उछालता हूँ तो नीचे कैसे आ जाती है? माँ, दूध से दही कैसे बनता है? माँ, चिड़िया उड़ती कैसे है? तो माँ तो कह देती थी कि माँ कि मुझे तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर नहीं पता है, तुम अपने टीचर से पूछो. तो बच्चा जब अगले दिन अपने स्कूल जाता है तो अपने टीचर से भी वही प्रश्न पूछता है, को दोहराता है. तो टीचर उसे समझाते हैं कि बेटा, आप जो प्रश्न पूछ रहे हो वो आपके आसपास के जीवन से ही संबंधित हैं, आपके आसपास के वातावरण से संबंधित हैं, और विज्ञान इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करता है. तो बच्चा पूछता है कि सर, विज्ञान कैसे इन प्रश्नों का उत्तर देता है? तो सर समझाते हैं कि देखो, विज्ञान में क्या होता है कि एक सिद्धांत की रचना होती है और सिद्धांत किसी भी समस्या का सबसे सही हल होता है. तो विज्ञान कैसे काम करता है, इसके लिए जानने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि वैज्ञानिक कैसे काम करते हैं. तो वैज्ञानिक किसी भी समस्या का हल जानने के लिए उस समस्या का सूक्ष्म अवलोकन करते हैं, उससे संबंधित हर एक जानकारी को एकत्रित करते हैं और उस जानकारी के आधार पर परीक्षण करते हैं, नए नए प्रयोग करते हैं, उसके आधार पर एक सिद्धांत की रचना करते हैं और तब वो सिद्धांत ही उस समस्या का सबसे सही हल होता है. तो वैज्ञानिक जिस वैज्ञानिक विधि का अनुसरण करते हैं उसके कुछ चरण होते हैं. तो हम जान लेते हैं कि उस वैज्ञानिक विधि के क्या चरण होंगे. तो वैज्ञानिक विधि के चरण निम्नलिखित. पहला है जिज्ञासा या प्रश्न करना. क्योंकि सबसे पहले हमारे पास तो केवल एक प्रश्न होता है ना, जिस प्रश्न के बारे में जानने की इच्छा है हमारे पास, तो वो प्रश्न है. फिर दूसरा है परिकल्पना. तो हम उस प्रश्न से संबंधित परिकल्पना करते हैं, बहुत सारी जानकारियां एकत्रित करते हैं, उस समस्या से संबंधित सारी जानकारियां एकत्रित करते हैं, सूक्ष्म अवलोकन करते हैं, देखते हैं कि इस समस्या के क्या क्या कारण हो सकते हैं और क्या समाधान हो सकते हैं. इन पर परिकल्पना करते हैं, हम देखते हैं कि क्या निष्कर्ष हो सकते हैं. फिर उसका परीक्षण करते हैं. जो परिकल्पनाएं हमने जो निष्कर्ष या जो चीज़ें हमने सोची हैं, जो कारण हैं, जो समाधान हो सकते हैं, उनका परीक्षण करके देखते हैं कि क्या ये समाधान हो सकता है, क्या तरीके हो सकते हैं. फिर हम उनका और गहन विश्लेषण करते हैं, निरीक्षण करते हैं, उनको अलग अलग खंडों में बांट करके देखते हैं कि क्या ये समाधान सही है, क्या हो सकता है. फिर हम अभिलेखन. फिर जब जो विश्लेषण के आधार पर हमने जो डेटा कलेक्ट किया है उसका विश्लेषण करने के बाद कुछ
स्पेसिफिक पॉइंट्स निकल के आते हैं कि हाँ ये बेहतर सोल्यूशन हो सकते हैं इस समस्या के, तो हम उसका अभिलेखन कर लेते हैं। अभिलेखन करने के बाद हम फिर से पुनर्विचार करते हैं कि क्या यही सबसे सटीक समाधान है इसका। हम पुनर्विचार करते हैं। पुनर्विचार करने के पश्चात हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं, वो निष्कर्ष निकालते हैं हम। और फिर ऐसा नहीं है कि निष्कर्ष आपने निकाल लिया तो वो सिद्धांत की रचना हो गई। अगर हमने सिद्धांत की रचना की है तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये सिद्धांत क्या इस समस्या का सबसे सही समाधान है, तो इसके लिए हमें नए प्रयोग भी करने पड़ेंगे। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण का ही सिद्धांत ले लीजिए। जैसे बच्चे ने पूछा था कि हम कोई भी वस्तु ऊपर उछालते हैं तो वो नीचे कैसे आ जाती है, तो सर आइजैक न्यूटन साहब ने ये जवाब दिया था, मतलब उन्होंने इसके बारे में बताया था कि पृथ्वी सभी वस्तुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, जिसके कारण कोई भी वस्तु ऊपर उछालने पर वापस नीचे आ जाती है। तो ये सिद्धांत की रचना जब की गई थी तो ऐसा नहीं है कि किसी एक वस्तु के लिए कह दिया गया, नहीं, तो उन्होंने नए नए प्रयोग करके देखे होंगे कि क्या ये गुरुत्वाकर्षण का नियम सभी जगह हर समय सभी के लिए, मतलब सभी वस्तुओं पर लागू होता है, नहीं, तब जाकर एक सिद्धांत बनता है। अब आइए अब देखते हैं कि दैनिक जीवन में विज्ञान की क्या देन है, कैसे विज्ञान ने विभिन्न क्षेत्रों में हमें प्रभावित किया है। तो यातायात के क्षेत्र में हम जानेंगे कि संचार के क्षेत्र में कैसे प्रभावित किया है, मनोरंजन के क्षेत्र में कैसे, और कृषि के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में भी इवन प्रभावित किया है हमें। तो आइए देखते हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे हवाई जहाज है, ट्रेन है, जिसने यातायात को सुविधाजनक बना दिया है और हमारे समय और श्रम को भी बचाया है। बस है, और साथ ही टेलीविज़न, टेलीफोन, जिन्होंने टेलीविज़न से मनोरंजन के साधन है जैसे, और टेलीफोन है तो इसने संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। मतलब आज फ़ोन से आप घर बैठे कहीं से भी बात कर सकते हैं ना, किसी से भी, जो वो कहीं भी आप बैठा हो दुनिया में, कहीं भी किसी भी कोने में, तो आप आसानी से अपनी बात वहाँ पहुँचा सकते हैं और कम समय में। तो विज्ञान की ही देन है ये हमारे जीवन में, जिसने हमारे जीवन को सुविधाजनक बना दिया। दूर संचार उपग्रह, टेलीविज़न, फैन, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सब विज्ञान की ही देन है, जिनका हम आज उपयोग कर रहे हैं, जिन्होंने हमारी जीवन शैली को पूरी तरह से बदल दिया है इन विज्ञान के आविष्कारों ने, खोजों ने। तो विज्ञान की महती भूमिका है हमारे जीवन में। तो आइए जानते हैं कि परंपरागत और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान की क्या भूमिका है। पहले हमारी जीवन शैली क्या थी, हम किन साधनों का प्रयोग करते थे अपने जीवन में, और विज्ञान की वजह से हमें क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हो पाई हैं, और कैसे विज्ञान ने हमारे जीवन को सरल और आसान बना दिया है और सुविधापूर्ण बना दिया है। तो पहला क्षेत्र हम देखेंगे भोजन के क्षेत्र में। तो भोजन के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो परंपरागत रूप से हम लोग क्या यूज़ करते थे। पहले तो मिट्टी का चूल्हा होता था, मिट्टी के ही बर्तन होते थे, और या फिर धातुओं से निर्मित बर्तन होते थे, लोहे के हो सकते थे। लेकिन वर्तमान में विज्ञान की वजह से आज वर्तमान में 21st सेंचुरी में हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास गैस चूल्हा है, विद्युत ओवन है, सोलर कुकर है, प्रेशर कुकर है। तो इन सब से क्या है, खाना जल्दी बन जाता है प्रेशर कुकर में, और गैस चूल्हे में खाना बनाना आसान है किसकी अपेक्षा, मिट्टी के चूल्हे में। वहाँ धुआं होता है, प्रदूषण अलग से होता था, तो उन सब चीज़ों से मुक्ति मिल गई और बेहतर हुआ जीवन। और स्टेनलेस स्टील के बर्तन हैं, नॉन स्टिक बर्तन हैं, इंडक्शन चूल्हा है। तो ये सब हमें विज्ञान की वजह से ही तो उपलब्ध हो पाए। आइए एक और क्षेत्र में देखते हैं कि विज्ञान ने क्या प्रगति की है। जैसे कृषि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में पहले खेत की जुताई के लिए हल होते थे, उसमें दो बैलों की दो जोड़ी लगा देते थे, तो उसमें समय और श्रम दोनों का ही भरपूर यूज़ होता था। पानी सिंचाई के लिए तब इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, तो कुएं से ही पानी निकालकर सिंचाई की जाती थी। खाद के रूप में केवल गोबर की खाद का यूज़ किया जाता था। लेकिन आज विज्ञान की वजह से हमारे पास ट्रैक्टर हैं जिनसे हम जुताई कर सकते हैं आसानी से, नहरें हैं जो सिंचाई के लिए काफ़ी सुविधाजनक हैं, ट्यूबवेल हैं, रासायनिक उर्वरक हैं जो पौधों की वृद्धि के लिए सहायता प्रदान करते हैं, और उन्नत किस्म के बीज आज उपलब्ध हैं, कीटनाशक दवाएं भी उपलब्ध हैं। तो ये विज्ञान की प्रगति के कारण ही उपलब्ध हो पाई हैं हमें। वहीं अगर आप यातायात के क्षेत्र में देखेंगे
तो यातायात के क्षेत्र में भी पहले बैलगाड़ी, तांगा, ऊंट, घोड़ा गाड़ी ये सब होता था, लेकिन विज्ञान ने जैसे जैसे प्रगति की, नई नई चीज़ों का आविष्कार किया, साइकिल बनाई, कार बनाया, बस बनाई, स्कूटर बनी, रेलगाड़ी, यहाँ तक कि वायुयान, पानी के जहाज, तो इनसे यातायात को और भी सुलभ बनाया गया। अब वायुयान से आप कितनी भी लंबी दूरी क्यों ना हो, आप बहुत ही कम समय में उसे तय कर सकते हैं। वहीं मनोरंजन के साधन में अगर आप देखा जाए तो मनोरंजन के लिए तो केवल पहले नाटक होते थे, ऐसे गांव में भीड़ इकट्ठा हो जाती थी, एक जगह नाटक होता था या नौटंकी होती थी और सब लोग देखते थे, वही मनोरंजन का साधन था। या कहीं कहीं पर कभी त्योहारों के आसपास कठपुतली नृत्य ऐसी चीज़ें होती थी। लेकिन आज मनोरंजन के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ही मनोरंजन के इतने साधन आपके पास उपलब्ध हैं, जो कि विज्ञान की वजह से ही हमारे जीवन में उपलब्ध है। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो गई है, जैसे हमारे पास टेलीविज़न है, सिनेमा है, वीडियो गेम है, डीवीडी है, रेडियो, ट्रांजिस्टर, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें, तो आप घर बैठे ही आप मनोरंजन करते हैं आज। और संचार के क्षेत्र में वहीं देखा जाए तो संचार के क्षेत्र में भी बिल्कुल बृहद क्रांति आ गई है। जैसे पहले संचार के लिए आपको अगर कोई संदेश भेजना है अपनों तक जो आपसे काफ़ी दूर हैं, तो आप क्या करते थे, केवल पत्र लिख सकते थे, जिसे आप या तो किसी व्यक्ति के माध्यम से भिजवाएं या फिर डाक द्वारा, जिसे डाकिया लेकर जाता था। लेकिन आज कहीं किसी को भेजने की जरूरत नहीं, आप खुद समय पर भेज सकते हैं, तुरंत भेज सकते हैं। आपको कहीं बहुत ज़्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं। आपके पास मोबाइल है, टेलीफोन है तो आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मोबाइल है तो आप तुरंत मैसेज कर सकते हैं, तुरंत पहुंच जाएगा। फैक्स है, ईमेल है, कंप्यूटर, इंटरनेट ने तो क्रांति ही ला दी है। पूरे ग्लोबल यानी पूरे विश्व को एक गांव की तरह बना दिया। आप कहीं भी बैठकर कहीं किसी से भी बात कर सकते हैं। तो एक विज्ञान ने हमारे जीवन में बहुत ही बृहद परिवर्तन ला दिया है, हमारी जीवन शैली को और सुखमय बनाया है। और समय समय पर ऐसी ऐसी चीज़ें बनती रही हैं और अभी भी बन रही हैं, जिनसे सुविधाएं और भी बढ़ी हैं हमारे लिए। जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में आप देख लीजिए, पहले रोगों की जांच के लिए केवल वैद्य होते थे जो नाड़ी देखकर या अनुमान लगाते थे कि क्या आपको तकलीफ हो सकती है, क्या बीमारी हो सकती है, क्योंकि कोई विशेष उनके पास मशीन या उपकरण तो होते नहीं थे। उपचार के लिए भी वो दवाइयों के लिए वो क्या ये रासायनिक केमिकल्स जो हम लोग बनाते हैं, दवाइयाँ, ऐसे केमिकल्स तो होते नहीं थे, तो केवल जड़ी बूटियाँ जो मिलती थीं, जो औषधि गुणों से परिपूर्ण होती थीं, उन्हें घरेलू उपचार के लिए यूज़ करते थे। लेकिन आज विज्ञान की वजह से हमारे पास एडवांस्ड मशीनें हैं, हर चीज़ के लिए मशीनें हैं। अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एंडोस्कोपी, एक्सरे, ब्लड टेस्ट के लिए अलग मशीनें, तो इतनी और एंटीसेप्टिक दवाएं, इतनी तरह की मेडिसिन उपलब्ध हैं, आयुर्वेद है, इतने सारे चिकित्सा के क्षेत्र में ही इतनी ज़्यादा प्रगति कर रखी है विज्ञान ने। वहीं अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में पहले क्या था, परंपरागत रूप से तो केवल गुरुकुल प्रणाली होती थी। सभी छात्र जो हैं आश्रम में जाकर शिक्षा लेते थे, वहाँ गुरु होते थे जो एक लेक्चर देते थे और सभी स्टूडेंट सुनते थे। लेकिन अब तो इतनी एडवांस्ड हो गई टेक्नोलॉजी कि हमारे पास आज स्मार्ट बोर्ड हैं, अभी भी हम लोग स्मार्ट बोर्ड में भी पढ़ने लगे हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर हैं, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे। और आपको पता होगा कि एजुसेट एक शैक्षिक उपग्रह है, एजुकेशनल चैनल भी चलाए जाते हैं ना टेलीविज़न पे, अगर आपने देखे हो तो इसीलिए ये शैक्षिक उपग्रह है एजुसेट। वहीं अगर आप अंतरिक्ष में देखें, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, तो पहले साधारण दूरबीन थी, वेधशालाएं होती थी, लेकिन अब तो इतने सारे उपग्रह हमने भेजे हैं। चंद्रयान-1, रडार, मंगलयान, जो ग्रहों से संबंधित जानकारियां एकत्रित करके हमें देता है। तभी तो जब विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है, तभी तो हम ऊपर अंतरिक्ष में ग्रहों के बारे में इतनी जानकारियां आज जानते हैं। पहले तो इतनी जानकारियां थी नहीं, क्योंकि हमारे पास इतने एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। विज्ञान ने जैसे जैसे प्रगति की, हमारे लिए जानकारियों का भंडार और बढ़ता गया, सुविधाजनक हो गया कोई भी जानकारी एकत्रित करना। वहीं रक्षा के क्षेत्र में अगर आप देखें तो पहले रक्षा के लिए तीर, धनुष, भाला, तलवार यही सब प्रयोग करते थे, लेकिन आज तो बहुत ही ज़्यादा रक्षा के क्षेत्र में हमारे पास देख रहे हैं एंटी टैंकर मिसाइल्स हैं, परमाणु बम है, बंदूक हैं, पिस्तौल हैं। तो ये रक्षा के क्षेत्र में भी हमने काफ़ी प्रगति की है विज्ञान की वजह से।
अब जहाँ विज्ञान ने हमारे जीवन को इतना सुलभ बना दिया है, आसान बना दिया है, और विज्ञान ने हर क्षेत्र को, जीवन के हर एक क्षेत्र को प्रभावित किया है, वहीं इसके असंयमित उपयोग से, दुरुपयोग से बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। जैसे कि अगर आप देखें कि पेट्रोल या डीजल चालित वाहन जैसे बस, ट्रक, कार, स्कूटर, तो इन्होंने हमारे यातायात को तो सुविधाजनक बना दिया, लेकिन इनसे जब आप अधिकाधिक बहुत ही ज़्यादा दुरुपयोग करने लगते हैं तो फिर इन्हीं से वायु प्रदूषण भी उत्पन्न हो रहा है। दिक्कत फिर हम ही लोगों के लिए हो रही। और अगर आप देखें कृषि के क्षेत्र में, तो आप जब ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं रासायनिक उर्वरकों का, तो फिर वो मृदा प्रदूषण फैला देता है, जल प्रदूषण फैला देता है। तो ये सारी दिक्कतें हो रही, क्योंकि मतलब आप असंयमित रूप से यूज़ कर रहे हो ना, और भूजल के लिए भी असंयमित दोहन हो रहा है। तो कहीं इससे जल की कमी से कोई राज्य, कई जगहों पर आप देख रहे हैं कि जल की कमी से लोग जूझ रहे हैं, तो भूजल का स्तर नीचे होता जा रहा है, क्योंकि हम लोग असंयमित दोहन कर रहे हैं भूजल का। वहीं अगर आप रक्षा के क्षेत्र में देखें कि परमाणु बम और एंटी टैंक मिसाइल्स वगैरह बनाई गई हैं, जो कि रक्षा के लिए बनाई गई हैं, लेकिन जब अगर हम इन्हीं का दुरुपयोग करने लगते हैं कि कहीं किसी देश से मनमुटाव है या कोई दिक्कत है, तो आप मिसाइल्स अगर छोड़ दें या मतलब परमाणु बम से हमला ही कर दें। आपने सुना होगा कि हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम से हमला किया गया था जापान में, तो उससे कितनी जनहानि हुई थी, और आज तक भी वहाँ परिणाम लोग झेल रहे हैं, उसका दुष्परिणाम झेल रहे हैं। तो इस तरह से विज्ञान ने जहाँ इतनी सुविधाएं मुहैया कराई हैं, वहीं विज्ञान के जो संसाधन उपलब्ध हुए हैं उनका असंयमित, अविवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करने से समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। तो संसाधनों का सही तरीके से उपयोग किया जाए ताकि वो आपके लिए लाभदायक हो, ना कि वो आपके लिए अभिशाप बन जाए, आपके लिए हानिकर हो। जैसे मोबाइल फ़ोन जो बनाए गए हैं तो सुविधा के लिए बनाए गए हैं, आपका संचार सुलभ हुआ है, आप उससे घर बैठे न जाने कितनी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको केवल मनोरंजन के रूप में ले रहे हैं, केवल ही मनोरंजन ही कर रहे हैं, या उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं तो पूरा वीडियो गेम खेलने में बच्चे बिजी हैं, उनकी पढ़ाई एक साइड और बाकी वो लोग बिजी हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए नहीं दिया गया। दुरुपयोग मत कीजिए। कोई भी संसाधन आपकी सुविधा के लिए दिए गए हैं तो केवल सुविधा के लिए यूज़ कीजिए, ताकि आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें, ना कि उसका दोहन कर सकें। आइए जानते हैं कि वैज्ञानिक खोजों में भारतीय वैज्ञानिकों और विदेशी वैज्ञानिकों का क्या योगदान है। प्राचीन काल से भी बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं अपने भारत में भी, जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया है। ऐसे ही एक वैज्ञानिक हैं चरक। इन्होंने जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों से रोगों के उपचार की विधि का विकास किया, क्योंकि पहले जड़ी बूटियां होती थी तो हमें ये भी तो देखना होता था कि कौन सी जड़ी बूटी कौन से रोग के उपचार के लिए लाभकारी होगी। तो भारतीय वैज्ञानिक थे चरक, तो उन्होंने जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों से रोगों के उपचार की विधि का विकास किया। वहीं सुश्रुत ये भी एक चिकित्सक थे जिन्होंने शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वहीं कुछ महान गणितज्ञ थे, जैसे आर्यभट्ट हैं, श्रीधराचार्य हैं, तो इन्होंने गणित के क्षेत्र में भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसे आर्यभट्ट ने पाई का मान बताया, श्रीधराचार्य ने भी गणित के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया है। अब जानते हैं कि कुछ भारतीय वैज्ञानिक और उनका योगदान विज्ञान के क्षेत्र में क्या रहा है, ये देखते हैं। जैसे जगदीश चंद्र बोस, इन्होंने पौधों की संवेदनशीलता के बारे में बताया कि पौधे भी संवेदनशील होते हैं, उनमें भी संवेदनाएं होती हैं, उनमें भी जीवन होता है, वो भी श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, तो उनको भी पोषण की आवश्यकता हो। तो पौधों में संवेदनशीलता है, इसके बारे में जानकारी दी थी जगदीश चंद्र बोस ने, जिन्हें शॉर्ट में जेसी बोस भी कह देते हैं। सीवी रमन, इन्हें नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, और इन्होंने ही बताया था प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में। प्रकाश का प्रकीर्णन आप इससे समझ सकते हैं कि आप जब सूरज को उगते समय या ढलते समय अगर आपने देखा होगा तो सूरज का रंग लाल दिखाई देता है आपको, तो ये आपको प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से ही दिखाई देता है। और आकाश का रंग नीला भी प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से ही दिखाई देता है आपको। तो क्योंकि इनका नाम सीवी रमन था, इन्होंने प्रकाश का प्रकीर्णन इसके बारे में जानकारी दी थी, इसलिए इसको रमन प्रभाव भी कह देते हैं। वहीं एस रामानुजन, जो कि भारतीय वैज्ञानिक थे, इन्होंने संख्या सिद्धांत दिया था। और होमी जहांगीर भाभा, इन्होंने परमाणु और कॉस्मिक विकिरण इसके बारे में बताया था।
आइए अभी कुछ और वैज्ञानिक हैं, भारतीय वैज्ञानिक हैं जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में कुछ योगदान दिया है। जैसे विक्रम साराभाई, इन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान की स्थापना की थी। अंतरिक्ष अनुसंधान, तो भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास का कार्य या वहाँ अनुप्रयोगों का जो विकास कार्य है, ये होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, जिसे शॉर्ट में इसरो कह देते हैं, इसके द्वारा किया जाता है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। वहीं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, इनको तो आप जानते ही होंगे, नाम भी सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इनको कहते हैं। इन्होंने प्रक्षेपण शास्त्र के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया। और वहीं कल्पना चावला, इनका नाम भी आपने सुना होगा, इन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में योगदान दिया। वहीं TR शेषाद्री, जिन्होंने औषधि विज्ञान के क्षेत्र में योगदान दिया, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में एक तरह से औषधियों की जो महत्ता है, उनके औषधि गुणों से उसके बारे में जानकारी दी, तो औषधि विज्ञान के क्षेत्र में योगदान दिया। वहीं डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इन्होंने आनुवांशिकी कोड की स्थापना की। और एक भारतीय वैज्ञानिक थे S चंद्रशेखर, जिन्होंने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में योगदान दिया। अब जान लेते हैं कि कुछ विदेशी वैज्ञानिक थे जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो उनके योगदान से भी हम परिचित हो लेते हैं। जैसे पहले वैज्ञानिक थे जो कि विदेशी वैज्ञानिक थे, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक की वैक्सीन बनाई थी। जब चेचक भी कोविड की तरह ही एक महामारी के रूप में विश्व में फैला था, तब चेचक की वैक्सीन बनाई थी एडवर्ड जेनर ने और विश्व को फिर चेचक से मुक्त कराया था। वहीं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। मैरी क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी। ये रेडियम और पोलोनियम रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं और इनका विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग होता है। वहीं गैलीलियो गैलीली, इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया था। दूरबीन से आप लोग परिचित होंगे, तो गैलीलियो गैलीली ने इसका आविष्कार किया था। वहीं मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की बात करें तो इन्होंने ही बनाया था टेलीफोन का यूज़ आपने अगर खुद नहीं किया है तो आपने टेलीविज़न में ज़रूर देखा होगा। तो टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। वहीं आइजैक न्यूटन, जिनके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं, इन्होंने दिया था गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के नियम। वहीं फैराडे ने आविष्कार किया था डायनमो आप समझ सकते हैं जेनरेटर से, तो जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो वहीं रोंटजन ने एक्सरे भी आप लोगों ने सुना होगा, आप लोग परिचित होंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में जो है एक्सरे का उपयोग करते हैं हम लोग। कैंसर के इलाज के लिए भी एक्सरेज यूज़ होती हैं और भी कई तरह से यूज़ की जाती हैं। वहीं जॉन लॉगी बेयर्ड ने, इन्होंने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। और फिर अल्बर्ट आइंस्टीन, इनका नाम भी आपने सुना होगा, जिन्होंने प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में बताया, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये हमने आज जाना कि विज्ञान के क्षेत्र में किस तरह से हमने प्रगति की है और विज्ञान ने जीवन के हर एक क्षेत्र को प्रभावित किया है। लगभग कोई भी क्षेत्र ऐसा बचा नहीं है जिसे विज्ञान ने प्रभावित ना किया हो, और इस तरह से हमारे जीवन को सुलभ और सुविधापूर्ण बनाया है। तो अब हम सीखेंगे आगे के चैप्टर्स में विज्ञान से संबंधित और भी बहुत सारी जानकारियाँ। ठीक है, अब मिलते हैं अब आप अगले वीडियो में, जहाँ हम पढ़ेंगे पदार्थों के पृथक्करण और पदार्थों के समूह के बारे में जानकारी लेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आप को सेफ रखिए, क्योंकि हेल्थ इस टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जीवन है तो सब है।